हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज का जो सेशन है इसमें हम लोक प्रशासन के विकास को देखेंगे। लोक प्रशासन का विकास का तात्पर्य क्या है कि कैसे हमारा जो लोक प्रशासन सब्जेक्ट कैसे बना, कैसे हमारे स्टडी ग्रुप में आया, इसके बारे में जो है हम लोग आज देखेंगे। हमारा टॉपिक ही यही रहेगा कि किस तरह से ये अध्ययन का विषय बना, सब्जेक्ट किस तरह से फॉर्म किया। जबकि कुछ कई सारे ऐसे विचारक थे जिनका मानना था कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, ये राजनीतिक विज्ञान का एक भाग है। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान का भाग होने की वजह से इसको अलग नहीं रखा जाए, अलग नहीं इसके बारे में स्टडी किया जाए। वहीं कुछ विचारकों को क्या कहना था कि नहीं, लोक प्रशासन क्या है, एक अलग ही विषय है, इसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं कि मतलब ये अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन कैसे आया। इसको हम लोग 5 चरणों में पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझा सकूँ, इसीलिए मेरा वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं पीसीएस में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप जीआरएफ वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने कई दफ़ा बताया आपको कि जो प्लेलिस्ट 5 बने हुए हैं उसमें जो है प्लेलिस्ट 5 नहीं सॉरी, ये ऑनर्स का जो 5वां पेपर होता है उसमें आपको जो है ये लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ बीए पार्ट 3 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ पे आपको बीए पार्ट 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। कहते हैं अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, हम इसको देखते हैं। कहते हैं प्रशासन का अनुभव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मतलब देखिए, प्रशासन ऐसा नहीं है कि अचानक से हम स्वतंत्र हो गए या कोई भी देश स्वतंत्र हो गया तो प्रशासन आ गया, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अचानक से फॉर्म कर गया या लोगों को तुरंत जरूरत पड़ गई उसकी, ऐसा कुछ नहीं गया। एक्चुअली में प्रशासन का मतलब अनुभव, यानी कि प्रशासन जो है नॉट इवन इन टुडेज लाइफ, बट क्या हो रहा था कि प्राचीन काल से, बहुत ही पास्ट समय से जो है ये चलता आ रहा था। अब कहता है सरकारी गतिविधियों के एक पहलू के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज है। मतलब क्या कहता है कि लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन एक्चुअली में अलग उभर कर जो है कुछ शताब्दी पहले, यानी कि 19वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। हालांकि स्टार्टिंग इसका कुछ पहले ही हो गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से एक विषय के रूप में जो है उभर कर सामने आया। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि लोक प्रशासन क्या है, उतना ही पुराना है जितना क्या है कि राजनीतिक समाज है। जैसे कि हम समाज में जो रह रहे हैं तो उसमें क्या होता है, राजनीतिक सद्भावना होती है, राजनीतिक समाज होता है, वो कितना है, लोक प्रशासन के इतना पुराना है। अर्थात राजनीतिक निर्णायककर्ताओं के द्वारा, मतलब राजनीतिक जो निर्णायककर्ता हैं उनके द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए यह राजनीतिक व्यवस्था के साथ क्या कहता है, सह अस्तित्व कायम रखता है। ठीक है, मतलब देखिए अब मेनली क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिक्स जो लीडर होते हैं या पॉलिटिक्स जो भी ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बीजेपी हो गया या फिर जितने भी छोटे छोटे जदयू वगैरह हो गए या फिर ये कांग्रेस वगैरह हो गया, इन सब के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। और हर उद्देश्य को ही लेकर ये क्या करते हैं, इलेक्शन में आते हैं, लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है वो सामने आते हैं। तो उसी तरह से क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो मतलब इनका जो उद्देश्य था, जो इनके द्वारा निर्धारित उद्देश्य था, उसके प्राप्त करने के लिए, मतलब उसके प्राप्त करने के लिए ही तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में क्या है कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीम है, लोक प्रशासन एक्चुअल में सरकार द्वारा चलाए गए सभी मतलब सरकारी वो संगठन है जो मतलब जनता के हित के लिए काम करते हैं, है कि नहीं। तो वही बात मैं यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि निर्धारित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ सह अस्तित्व कायम रखता है। कौन? तो लोक प्रशासन। किसके साथ? तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ। अब कहता है एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफी प्राचीन है। हाँ, अगर हम क्रिया की बात करें कि लोक प्रशासन की क्रिया की बात करें तो क्या है, बहुत ही प्राचीन है। वहां पे अलग से शब्द उभर कर नहीं आए थे कि यह एक तरह का प्रशासन है या निजी प्रशासन है या लोक प्रशासन है। लेकिन अगर हम देखें तो प्रशासन क्या था कि बहुत ही प्राचीन काल से जो है चलता आ रहा था। कहता है लेकिन अध्ययन की एक व्यवस्थित शाखा या अध्ययन के विषय के रूप में काफी नया है। सही बात है कि मतलब स्टडी के लिए, मतलब हमारे अध्ययन के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे या स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो है ये काफी नया, मतलब नई नई इसकी खोजी हुई है, 18 शताब्दी के आसपास हुआ था और इसका उदय जो है वर्तमान काल में हुआ है। मतलब वर्तमान में ये जो है काफी मतलब प्रभावशाली रहा है, वर्तमान में हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। अब चलिए देखिए, यहां से इसका कहानी शुरू होता है। कहता है सन 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन के लेख, कौन से लेख लिखे थे उन्हें, प्रिंसिपल
डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। अब ये कहता है लोक प्रशासन के सिद्धांत। इन्होंने क्या लिखा था सबसे पहले, कब आया था? 1812 में इन्होंने अलग से क्या लिखा था? लोक प्रशासन के सिद्धांत को लिखा था। किसने? तो चार्ल्स जीन बोनिन ने लिखा था। ठीक है, लोक प्रशासन के सिद्धांत को लिखा था। कहता था कि लोक प्रशासन के विषय पर पहला शोध माना जाता है। क्या कहता था कि पहला शोध लोक प्रशासन के विषय में कब हुआ? तो 1812 में हुआ, फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन को। लेकिन अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन अमेरिका में पैदा हुआ था। आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लोक प्रशासन के स्टडी को चालू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लूथर के द्वारा किया गया था, वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहता है कि लोक प्रशासन को एक शैक्षणिक विषय के रूप में, लोक प्रशासन को क्या शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित और प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही सबसे पहली बार जो है इसका शुरुआत किया था। ठीक है, तो वुडरो विल्सन को इसका क्या माना जाता है कि लोक प्रशासन में शैक्षणिक विषय, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक शैक्षणिक विषय यानी कि पढ़े जाने वाले विषय में कब स्थापित किया गया? वुडरो विल्सन के द्वारा। कब? 1887 में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसे एक अलग विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। क्या बल दिया? कि एक अलग विषय के रूप में किसको क्या करना चाहिए? रिफॉर्म करना चाहिए, एक विकसित करना चाहिए कि अलग सब्जेक्ट के रूप में। तो आप नाम याद रखेंगे कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वुडरो विल्सन 1887 के में किया था और उसकी लेख क्या थी? उसने अपनी लेख में क्या लिखा था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और अलग विषय के रूप में रूपांतरित करने के लिए क्या है? आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या होता है, वुडरो विल्सन जो है एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो जाता है याद रखने के लिए। अब कहता है अकादमिक अनुसार, कहता है अकादमिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास कई उतार चढ़ाव से होकर विकसित हुआ है, जिसे प्रमुख रूप से 5 चरणों में बांटा जाता है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि क्या है, इसे 5 चरणों में स्टडी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लोक प्रशासन आ जाए। जैसे कि देखिए हमारा जो समाज है ना, वो एक अजीब वर्ग का है, मतलब एक ऐसा है जहाँ पे हर चीज़ का क्रिटिसाइज होता है, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। हमारे अगर रामचंद्र जी की बात करें, रामचंद्र जी कितने मतलब ये सहिष्णु व्यक्ति थे, फिर भी उनको क्रिटिसाइज किया गया। सीता जी को मतलब क्रिटिसाइज किया गया। मतलब बहुत सारी बातें हैं, धार्मिक चीज़ों को भी ले ले, या हम मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ राम जी का एग्जाम्पल लेके कि राम जी भगवान होने के बावजूद भी लोगों ने क्या किया, जनता ने क्या किया, उनका क्रिटिसाइज किया। तो इसी बात से आप सोच सकते हैं कि कोई भी नया चीज़ जब आता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे राइट ब्रदर्स की बात करें तो राइट ब्रदर ने जब पहली बार कहा कि हम कुछ ऐसा खोजेंगे जिसे हम आसमान में उड़ सकते हैं, तो लोग उन्हें पागल बोलने लगे कि यार पागल हो गए हैं ये दोनों भाई। तो इस तरह से क्या है ना कि हर चीज़ का जिंदगी में क्या होता है, क्रिटिसाइज होता है। आप भी जब कोई ऐसा अपना निर्णय लेते हैं ना कि हमको एसएससी करना है, जीडी करना है, तो आपके पड़ोस वाले, आपके फैमिली में ही कितने लोग ऐसे आप क्रिटिसाइज करेंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारे औकात का नहीं है, तुम्हारे लेवल से बाहर। तो ये चीज़ें क्या होता है ना, बहुत ही कॉमन हमारे सोसाइटी में, और नॉट इवन टुडे बट बहुत ही पहले से चलता आ रहा है। तो क्या हुआ कि जब ये जो एक अलग से लोक प्रशासन को अलग से एक शैक्षणिक विषय बनाने की बात हुई, तब इसको मतलब क्या होने लगा, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, जिसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो इनका कई मतलब लोक प्रशासन को अलग विषय बनाने के लिए सपोर्ट भी किए, और कई मतलब चरण ऐसे भी थे जहां लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। तो ये जो 5 चरण है, उन 5 चरणों को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। तो कहता है प्रथम चरण जो है वो कब से कब तक हुआ था, 1887 से 1926 में हुआ था। ठीक है, इसमें राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन या द्वैत भाव को उत्पन्न होता है। उसका मतलब देखिए क्या होता है ना, द्विविभाजन था, किसमें राजनीतिक प्रशासन का मतलब विभाजन होता है, यहीं से विभाजन शुरू होता है 1887 से 1926 के बीच में, इसमें द्विविभाजन होता है। आगे हम बताते हैं द्वैत भाव होता है। उसके द्वितीय चरण की बात करते हैं तो 1927 से 1937 के अराउंड होता है, और इसमें क्या होता है, प्रशासन के सिद्धांत का जो है बहुत ही वर्चस्व होता है। सिद्धांत की बातें जो है, लोक प्रशासन के सिद्धांत की बातें जो है बहुत ही फेमस होने लगता है। उसका तृतीय चरण की बात करें, यहाँ पे होने लगता है प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मतलब बहुत सारा क्रिटिसिज्म होने लगता है, लोग इसको गलत मानने लगते हैं। और ये कब होता है, 1938 से लेकर 1947 के बीच में होता है, अराउंड हमारे देश की स्वतंत्रता के समय की बात है। अब चतुर्थ चरण की बात करें तो 1948 से लेकर 1970 के बीच में होता है पहचान का संकट, मतलब लोक प्रशासन को पहचान देने के लिए जो संकटें आती हैं उसको हम लोग चतुर्थ चरण में देखेंगे। वह क्या कहता है, अंतः मतलब लास्ट में क्या होता है कि अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, मतलब इसको अनुशासनात्मक अध्ययन के लिए जो बल दिया गया था ये चतुर्थ चरण में आता है। और 5वां चरण यानी कि लास्ट जो है 1971 से वर्तमान अभी की स्थिति में आप प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कहता है लोक नीति परिप्रेक्ष्य में नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रबंधन, ये 5 पॉइंट को हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। अगर इतनी बात हम समझ लिए तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इस बात को समझ जाएंगे किस तरह से इसके अध्ययन
में इसको शामिल किया गया, एक शैक्षणिक पद्धति में इसको लाया गया, शैक्षणिक विषय के रूप में हमारे साथ जोड़ा गया इसको। तो प्रथम चरण की बात करें 1887 से 1926 में, क्या कहता है, यह लोक प्रशासन के अनुशासन के रूप में उद्भव का चरण रहा है। क्या कहता है कि अनुशासन के रूप में, अनुशासन मतलब समझ रहे हैं ना, डिसिप्लिन के रूप में क्या हुआ, उद्भव का चरण रहता है। इसे कहता है इसका मूलभूत विषय अगर हम बात करें तो प्रशासन का राजनीतिक से विभाजन या राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन, मतलब बात समझ में, यहां पे डिवाइड शुरू हो गया था किसमें, तो हम इस बार अब क्या कर रहे थे कि राजनीतिक विज्ञान जो है उसमें से हम क्या कर रहे थे, विभाजन करके लोक प्रशासन को अलग करने का जो है मतलब विचारकों ने, शिक्षाविदों ने प्रारंभ कर दिया था कि लोक प्रशासन को क्या किया जाए कि राजनीतिक विज्ञान से अलग किया जाए, या नहीं तो राजनीतिक प्रशासन को द्विविभाजन किया जाए, मतलब कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो बराबर ही है। उसे कहता है 1887 में प्रकाशित वुड्रो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन का जो मतलब है बात सामने आई। क्या बात सामने आई कि पृथक अध्ययन मतलब अलग अध्ययन किया जाना चाहिए, किसका, तो लोक प्रशासन का। ठीक है, किस कौन से लेख से आई, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम में जो है ना, आपको एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ जाता है, जैसे स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, तो अगर आपके लोक प्रशासन में आता है तो आप 100% श्योर रहिए इस ईयर में से या इसके नाम में से या द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में से, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% वहां देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, हमें ऐसा लगता है। तो आप इस तीनों चीज को बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 1887 में प्रकाशित वुड्रो विल्सन के लेख, और लेख क्या थे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लोक प्रशासन में एक पृथक अध्ययन जो है हमें देखने को मिलता है। पृथक अध्ययन मतलब पृथक अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ होता है। इसी कारण जो विल्सन लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। और लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वुड्रो विल्सन को इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि उन्हीं के लेख ने क्या किया, एक पृथक विभाजन में सबसे अहम भूमिका निभाई है। अब कहता है विल्सन के प्रशासन को राजनीतिक से पृथक किया था तथा यह तर्क दिया था कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का नीति निर्माण को लागू कराने से। सिंपल सा बात देखिए ना कि जैसे हमारा विधायिका को देखेंगे तो विधायिका क्या करती है, नियम बनाती है, लेकिन इसको फॉलो कौन करवाता है, कार्यपालिका करवाती है। तो वही बात तो कह रहा है कि हम पृथक इसीलिए किए क्योंकि राजनीतिक जो सरोकार है, राजनीतिक सरोकार नीति का निर्माण करती है, विधेयक बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन इस कानून को फॉलो कौन करवाता था, प्रशासन। जैसे हेलमेट पहनना हमारी सरकार जो है अनिवार्यता किया गया, हेलमेट पहनना होना चाहिए, लाइसेंस नहीं होगा तो आपको जो है सजा होगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। तो इसको फॉलो कौन करवाता है, क्या पीएम मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं रोड पे खड़ा होकर चेक करने, नहीं, प्रशासन। यानी कि जो उनके द्वारा एक प्रशासन बनाया गया है, पुलिस प्रशासन बनाया गया, प्रशासन हमें क्या करती है, चेक करती है, हमारे लाइसेंस नहीं होने पे फाइन देती है, हेलमेट नहीं होने पे फाइन देती है। तो ये क्या है कि नियम बनाई कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, न्याय विधायिका बनाई, और इसको फॉलो कौन कर रही है, तो कार्यपालिका बना रही है। और अगर ऐसा कहते हैं कि हम नियम नहीं मानेंगे या नियम कभी कभी हम पे गलती से जड़ दिया जाता है, तो हम किसके पास चल जाते हैं, न्यायपालिका के पास चल जाते हैं कि आप ही न्याय करिए, मेरा यहां कोई गलती नहीं था। तो इस तीनों बात को आप बहुत ही अच्छे से पॉलिटी में समझ सकते हैं, और यहां पे जो है इस तीनों अर्थ का मतलब भी समझ सकते हैं। यही रीजन था कि विल्सन ने क्या किया कि राजनीतिक विज्ञान में से प्रशासन को अलग किया। कहता है इस तरह विल्सन ने प्रशासन में एक पृथक विषय का आवाहन किया और कहा एक संविधान बनाने से ज्यादा कठिन उसे चलाना होता है। मतलब संविधान बनाना उतना डिफिकल्ट काम नहीं है जितना फॉलो करवाना है। सही बात है ना। आप देखिए ना, अपने संविधान में कई सारे ऐसे चीज बने हुए हैं जिसको गत वर्षों के बाद हटा देना था, लेकिन वर्तमान तक क्या है, वो चल ही रहा है। तो संविधान बनाना डिफिकल्ट नहीं है, उसको फॉलो कराना है। आपने जैसे कि कल्याणकारी राज्य की बात कही संविधान में, तो राज्यों के कल्याण यानी कि सभी प्रत्येक व्यक्ति को जो है ये रोजमर्रा की चीजों के लिए उन्हें भत्ता दिया जाना था, प्रत्येक व्यक्ति को जो है नौकरी दिया जाना था। तो क्या ऐसी सरकार फुलफिल कर पा रही है? नहीं कर रही है ना। और उसके लिए कंपलसरी भी कोई नियम नहीं रखा। तो ये सब बातें जो है ना आप देखकर समझ सकते हैं कि ना कानून बनाना ज्यादा बड़ी बात नहीं, कानून को फॉलो कराना बड़ी बात होता है। अब कहता है तो इसीलिए जो फॉलो करवाएगा तो प्रशासन वर्क करवाएगा, इसीलिए लोक प्रशासन जो है राजनीतिक विज्ञान से अलग कर दिया गया। अब कहता है इस विषय में एक अन्य प्रेरणा थे, कौन? फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ थे। 1900 में 19वीं सदी में प्रकाशित इन्होंने क्या किया था, इनकी प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीतिक और प्रशासन को अलग अलग विषय माना था। यहां पे ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, फ्रैंक जे गुडनाउ नाम के व्यक्ति 1900 शताब्दी में क्या किया कि एक प्रकाशित उनका अपना लेख था, पॉलिटिक्स बुक था इनका, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या किया कि दोनों राजनीतिक और प्रशासन को अलग अलग विषय माना। राजनीतिक को माना कि राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या करता है? राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन क्या करता है,
क्या करता है, इस इच्छा या नीतियों का क्रियान्वयन करता है। मतलब जो पब्लिक का मतलब जैसे देखिए राजनीतिक में जो नियम बनाए जाते हैं उसको फॉलो कौन करवाता है, तो प्रशासन करवाता है। ठीक है, चलिए आगे देख, कहता है लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग करने में एल.डी. व्हाइट की रचना इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके बाद हम अगले एक विचारक या शिक्षाविद की बात करें तो एल.डी. व्हाइट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या रचना की, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या अपनी रचना की, तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका भी बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा। यह लोक प्रशासन की प्रथम क्या थी, पाठ्य पुस्तक थी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या थी, ये प्रथम पाठ्य पुस्तक, पढ़े जाने वाली पहली बुक किसकी थी, तो आप नाम याद रखेंगे, क्या नाम था, एल.डी. व्हाइट के द्वारा जो है ये रचना की गई थी। और क्या रचना की गई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद कहता है राजनीतिक प्रशासन का विभाजन है इसमें, और प्रशासन का लक्ष्य दक्षता व मिथ्यावेती का है। ठीक है, इतनी बात आप समझेंगे। तो प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी थी, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके जो 5 चरण हुए थे उन 5 चरण को हम समझते हैं कि किस तरह से कहाँ विकास हुआ इसका, किस तरह से इसे जो है खत्म करने की कोशिश की गई, किस तरह से लोगों ने इनके शिक्षाविदों का मजाक उड़ाया। इन सारे बातों को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। द्वितीय चरण की बात करते हैं तो 1927 से 1937 के बीच में हुआ। और इसका प्रारंभ जो है कब हुआ, 1927 में प्रकाशित F.W. विलोबी की पुस्तक, इसमें कौन से थे, F.W. विलोबी की पुस्तक में जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। कि क्या माना जाता है कि विलोबी की पुस्तक, द्वितीय चरण की अगर हम प्रारंभ की बात करें तो 1927 में होता है। और किनके द्वारा, तो एक प्रकाशित जो है एक ये शिक्षाविद द्वारा, या हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, F.W. विलोबी विचारक भी कह सकते हैं। F.W. विलोबी विचारक की पुस्तक कौन सी थी, तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। अब कहता है विलोबी का मानना था कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं जिनका क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद अनेक विद्वानों ने मूने तथा रैली, हेनरी फ्योल हो गए, मेरी पार्कर हो गए, फालेट हो गए, लूथर गुलिक के बारे में मैंने लास्ट क्लास से बताया, इनका पोस्ट कॉर्प था। लूथर गुलिक हो गए तथा उर्वरिक के पुस्तक लिखी। गुलिक और उर्वरिक ने क्या किया था, पोस्ट कोड का प्रतिपादन किया था। पोस्ट कोड क्या, एक बहुत ही बहुमुख्य पॉइंट है और लास्ट क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे से पोस्ट कोड को डिटेल में बताया। पोस्ट कोड में क्या होता था कि मतलब जो भी ये लोक प्रशासन के अंदर आने वाले जो भी मुख्य बिंदु थे उसको इसमें डाला गया था। और किनके द्वारा, लूथर गुलिक के द्वारा डाला गया था। अब कहता है कि मान्यता क्या थी, प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह विज्ञान है। इस रचना को लोक प्रशासन में सिद्धांत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब आप देखिए द्वितीय चरण में भी जो है लोग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक है, शिक्षाविद है, वो पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और इसको क्या बोला जाता है कि द्वितीय जो चरण था, द्वितीय चरण को क्या होता है, सिद्धांत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों इसको सिद्धांत कहते हैं, जब आप लास्ट क्लास में पोस्ट कोड पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि इसमें सारे सिद्धांत ही दिए गए थे। पोस्ट कोड में जो है लोक प्रशासन के तमाम सिद्धांतों का जो है उल्लेख किया गया था। इसीलिए जो है इस युग को क्या कहते हैं, हम सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहते हैं। तो आप ईयर भी याद रख सकते हैं कि कौन सा युग था भाई, तो आप ईयर में आप कैसे याद रखेंगे, 1927 से 1937 जो है 10 साल जो है ये क्या रहा, स्वर्ण युग रहा सिद्धांतों का। अब तृतीय चरण की बात करें, देखिए 2 चरण अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, दोनों चरण में ही लोग क्या कर रहे थे, एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। और इन्हें इसमें सारे विचारकों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये बातें सही है कि भाई लोक प्रशासन को अलग करना चाहिए और अध्ययन के दृष्टिकोण से ये सही है, इसमें सिद्धांत वगैरह हैं, तो इसे जो है बिल्कुल ही राजनीतिक विज्ञान से अलग रखना चाहिए। अब तृतीय चरण की बात करते हैं 1938 से 1947 के बीच में। कहता है इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती देने का युग प्रारंभ हुआ। यहां से क्या होता है, लोक प्रशासन का चुनौती जो है प्रारंभ हो जाता है, चुनौती युग कहा जाता है इसको, या चुनौती देने का युग कहा जाता है। ये कहता है यह चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा तथा यांत्रिक दृष्टिकोण से विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। मतलब इसमें क्या कहता है कि ये जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या होता है, ध्वंसकारी रहता है। मतलब ये क्या करता है, ध्वंस, मतलब ये क्या करता है कि लोक प्रशासन को खत्म करने की बात यहां आ जाती है, तथा यांत्रिक दृष्टिकोण से विरुद्ध प्रतिक्रिया रहा। इसमें क्या होता है, लोक प्रशासन को क्या कहता है, इसके विरुद्ध जो है कई सारे बात को रखे जाते हैं। जैसे सिद्धांतों की चुनौती देने वाली रचनाओं में अगर हम बात करें कौन कौन से इन्हें चुनौती दे रहे हैं रचना, तो कहता है 1938 में प्रकाशित चेस्टर बोनार्ड नाम के
व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में प्रशासन के किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। और 1946 में हर्बर्ट साइमन ने कहावतों या किंवदंतियों की संज्ञा दी। मतलब समझ रहे हैं। अब देखिए, रॉबर्ट हटल ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की तथा इसे विज्ञान नहीं माना। मतलब देखिए क्या होने लगा, अगर हम तृतीय की बात करें, तृतीय चरण की बात करें, यहां लोग बल्कि क्रिटिसाइज करने लगे बहुत बुरी तरीके से। मतलब फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम का बुक लिखे चेस्टर, जिसमें प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का कोई वर्णन नहीं किया। 1946 में हर्बर्ट साइमन ने कहावत की संज्ञा देने लगी कि ये सब कहावती बातें हैं, इसे माना नहीं जा सकता, ये विज्ञान की ही, राजनीतिक विज्ञान की ही विषय है। उसके बाद रॉबर्ट हटल की बात करें तो इसने क्या की, प्रशासन की डायरेक्ट आलोचना कर दी और बहुत ही कड़ी आलोचना कर दी। उसके बाद इस चरण को जो है हम क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन के चुनौती का आलोचना, मतलब आलोचना वाला जो समय रहा वो तृतीय चरण ही रहा, जिसमें जो है लोक प्रशासन को बुरी तरह से आलोचना की गई लोक प्रशासन के। अब चतुर्थ चरण को देखते हैं, यानी कि चौथा चरण 1948 से 1970 के बीच चला और इसमें कहता है यह चरण पहचान के संकट। अब लोक प्रशासन को पहचान देने का जो संकट है, इसी काल को कहा जाता है। काल रहा, कुछ विचारकों का मूल विषय राजनीतिक विज्ञान की तरफ लौट गए। मतलब यहां क्या होने लगा कि तृतीय चरण में ऐसा प्रभाव पड़ा लोगों पर कि कुछ विचारक जो है अब लौट गए फिर से वापस कहां, राजनीतिक विज्ञान जहां थे वहां। लेकिन कुछ विचारकों ने लोक प्रशासन के ही तरफ क्या किया, अपने आप को बढ़ाया। ठीक है, प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े और तर्क दिया कि कोई भी परिवेश हो, प्रशासन प्रशासन ही होता है। मतलब लौट भी गए और क्या तर्क दे दिए कि कुछ भी हो, कोई भी परिवेश हो, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो या लोक प्रशासन हो, जो प्रशासन है वो प्रशासन ही होता है। ये बात समझे। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होने लगा, बिखराव होने लग गया, इसीलिए इसको बोला जाता है पहचान के संकट। बिखराव होने लग गया, लोग डाइवर्ट होने लगे इधर उधर। अब कहता है ऐसे में लोक प्रशासन के जिस विकल्प की खोज हुई वह था प्रशासनिक विज्ञान। अब ऐसे में जो नया लोक प्रशासन का खोज हो गया उसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक विज्ञान। इसमें प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के बीच में अवधारणात्मक संबंध स्थापित हो गए। क्या हो गया, अब यहां जाकर क्या हो गया, प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान में कैसा मतलब डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो अवधारणा क्रिएट हो गया। अब कहता है इस चरण में लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान खो दी। अब यहाँ पे जो लोग क्रिटिसाइज करने लगे थे उन्हें जो है मजाक की संज्ञा यानी कि कहावत वगैरह की संज्ञा देने लगे, आलोचना करने लगे, जिसकी वजह से लोक प्रशासन जो एक अलग रूप में निखर रहा था वो क्या किया, अपनी अलग पहचान को खो दी, जिसे संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके साथ इसमें तुलनात्मक विकास तथा नव लोक प्रशासन का प्रारंभ हो गया। तो इतनी बात आप समझे होंगे कि तीसरे में इतना ज्यादा मतलब इसको क्रिटिसाइज किया गया कि चौथे में इसका इफेक्ट जो है बहुत भयंकर आपको देखने को मिला। लेकिन पंचम चरण जो होता है ये काफी बेहतर चरण रहा और 1971 से लेकर कब तक, अभी तक जो है लोक प्रशासन हमारे क्या है, इर्द गिर्द है और लोक प्रशासन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर रहा है, हमारे देश में क्रियान्वित है। तो कहता है इस चरण का मुख्य विषय क्या है, लोक नीति विश्लेषण। क्या कहता है इस चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोक नीति विश्लेषण रहा। देखिए मैं मुख्य उद्देश्य जो है ना, ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली लाइन में इसको लिख देते हैं तो टीचर आपका जो पहला सेंटेंस है, पहला जो पैराग्राफ है, इसे ही पढ़ के क्या होगा, काफी खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, लोक नीति विश्लेषण रहा। कहता है क्योंकि लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण, ठीक है, में स्वीकृति प्रदान हो गई। इसमें क्या हुआ था कि लोक नीति उपागम जो था उसको प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकृति, मतलब उसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, स्वीकार्यता जो है मिल गई थी। साथ ही लोक प्रशासन की बात करें तो क्या कहता है, अंतर अनुशासनात्मक बन गया। अब क्या हुआ, लोक प्रशासन क्या बन चुका था, यहाँ पे अंतर अनुशासनात्मक बन गया था। कहता है लोक प्रशासन ने इस चरण में सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली और उद्देश्य भी विस्तारित हो चुके थे। क्या कहता है कि लोक प्रशासन ने इस चरण में क्या की थी, सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली और उद्देश्य भी विस्तार हो गए। यहां पे क्या हुआ, लोक प्रशासन को एक अलग पहचान मिलना शुरू हो गया। इस चरण में सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली और उद्देश्य जो थे वो भी विस्तार हो चुके थे। इस चरण के विकास में योगदान देने वाले विचारकों में फ्रेडरिक्स थे, वाल्डो का नाम उल्लेखनीय है। मतलब पांचवें चरण जो हुआ था, पांचवें चरण में फ्रेडरिक्स नाम के व्यक्ति, वाल्डो नाम के व्यक्ति ने क्या किया, जो ये लोक प्रशासन को अलग पहचान देने में क्या किया, बहुत ही ज्यादा सहयोग किया। वर्तमान में लोक प्रशासन का क्या हुआ, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ तथा वैश्वीकरण से जुड़ गए। अब ये उदारीकरण का क्या मतलब होता है, लिबरलाइजेशन हो गया उदारीकरण। निजीकरण मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, अब सब प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ गया। ऐसे में ही इसमें नव लोक प्रबंधन तथा सुशासन जैसे धारणाएं
उभरी है। जन्म के कई चरणों से गुजरा तथा वर्तमान में महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपके सामने उभरा हुआ है। और आज आप 2021 के सेंचुरी में 21 के सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो होप आपको ये बातें समझकर और जानकर अच्छी लगी होगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बात आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आपके लिए मैंने क्या किया है कि एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दिया है अपने चैनल पे। आप वहां जाकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके साथ आप आधुनिक भारत की भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे आशा रहेगा, आपसे उम्मीद रहेगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। देखिए, आपके एक सपोर्ट से आपका कोई हानि नहीं होता है, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब दबाने से कोई हानि नहीं होता है, लेकिन आपके नहीं दबाने से हमें कई सारे हानियों से गुजरना पड़ता है और डीमोटिवेट हो जाता हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।